दोस्तों, डर और रहस्य की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ हर कहानी के साथ आपका दिल तेजी से धड़केगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि असली खौफ यहीं से शुरू होता है। आज की कहानी राजेश की है, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हैं। उनकी आप बीती आपको डर के साथ साथ हैरान भी कर देगी। राजेश राजस्थान के अलवर जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही ट्रक चलाना शुरू कर दिया था। सिर्फ 20 साल की उम्र में वह अपने मामा का ट्रक चलाने लगे थे। लेकिन जो घटना वो बताने जा रहे हैं वह तब की है जब वह 35 साल के थे। राजेश बताते हैं, ट्रक चलाते हुए मुझे 15 साल हो चुके हैं, लेकिन उस दिन की घटना के बाद मैंने कभी भी शॉर्टकट रास्ता अपनाने की हिम्मत नहीं की। यह घटना उस समय की है जब देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। केवल इमरजेंसी सेवाओं को ही आने जाने की अनुमति थी। राजेश उन दिनों मेडिकल सप्लाई के ट्रांसपोर्ट में काम कर रहे थे और इसी वजह से उन्हें लॉकडाउन के दौरान भी ट्रक चलाना पड़ता था। एक दिन राजेश हैदराबाद से दवाइयों का सामान लोड कर मुंबई ले जा रहे थे। दोपहर के 3 बजे तक ट्रक में सामान लोड हो चुका था। इसके बाद उन्होंने थोड़ा आराम किया और शाम 5 बजे के करीब अपनी यात्रा शुरू की। उन्हें अगले दिन शाम तक मुंबई पहुंचना था, इसलिए वह ट्रक को अच्छी रफ्तार में चला रहे थे। जैसा कि लॉकडाउन के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य था, राजेश ने भी ट्रक स्टार्ट करते समय ही मास्क लगा लिया था। उनका मानना था कि पुलिस द्वारा चालान कटने से बचने का यह सबसे आसान तरीका था। अब वह लगातार अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि आगे क्या खौफनाक होने वाला है। जैसे जैसे शाम ढल रही थी, अंधेरा बढ़ता जा रहा था। सड़क पर दूर दूर तक सिवाय घने अंधेरे के कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी मेरे मन में ख्याल आया कि अगर मैं कल शाम से पहले मुंबई पहुंच गया तो थोड़ा आराम करने का वक्त मिल जाएगा। इसी सोच के साथ मैंने फैसला किया कि अगर कोई शॉर्टकट रास्ता दिखेगा तो मैं उसे अपनाकर जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। थोड़ी देर और ट्रक चलाने के बाद मुझे नींद सी महसूस होने लगी, तो मैंने सोचा कि कहीं रुककर हाथ मुंह धो लूं और चाय पी लूं ताकि ताजगी आ जाए। लेकिन फिर याद आया कि लॉकडाउन का समय है और शायद ही कोई ढाबा या चाय की दुकान खुली होगी। मैंने खुद को मन ही मन डांटा, क्या यार राजेश, इतना भोला मत बन। लॉकडाउन में भला चाय की दुकान कहाँ मिलेगी। इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ था कि अचानक मुझे हाईवे पर दूर एक रोशनी दिखाई दी। जैसे जैसे मैं उसके करीब गया तो देखा कि वह एक छोटी सी चाय की टपरी थी, जिसे एक बुजुर्ग आदमी चला रहा था। हमारे राजस्थान में ऐसी अस्थायी दुकानों को टप्परी कहते हैं। मैंने अपनी ट्रक उस टप्परी के पास रोकी और ट्रक के अंदर से ही उस बुजुर्ग से पूछा, चाय मिलेगी क्या? उसने कहा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन पहले आप नीचे तो आइए। उसकी बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन चाय पीने की जरूरत थी तो मैं ट्रक से नीचे उतर गया। मैंने उससे चाय बनाने को कहा और ट्रक से अपनी पानी की बोतल निकालकर हाथ मुंह धोने लगा। थोड़ी देर में वह बुजुर्ग चाय बनाकर ले आया, लेकिन चाय का स्वाद कुछ अजीब सा था। मैंने उससे पूछा, भाई साहब, चाय का टेस्ट इतना अलग क्यों है? वह बोला, साहब, लॉकडाउन के चलते भैंस या गाय का दूध नहीं मिल रहा। मेरे पास घर में बकरियां हैं तो उन्हीं का दूध निकालकर चाय बनाता हूँ। शायद आपने पहले कभी बकरी के दूध की चाय नहीं पी होगी, इसलिए आपको इसका स्वाद अजीब लग रहा है। फिर मैंने उससे पूछा, अरे भैया, लॉकडाउन में दुकान खोलकर बैठे हो, पुलिस कुछ नहीं कहती? इस पर वह हल्की सी अजीब मुस्कान के साथ बोला, साहब, पुलिस हो या कोई और, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसकी मुस्कान और घूरने का अंदाज बहुत अजीब था। मैंने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए चाय पीनी शुरू कर दी। मुझे लगता है ये बुढ़ा थोड़ा सठिया गया है। तभी अचानक मेरे ट्रक की आवाज बंद हो गई। मुझे झटका लगा, क्योंकि ट्रक नया था और अपने आप बंद होने का सवाल ही नहीं उठता था। मैंने सोचा कि शायद सर्विस के कारण कोई तकनीकी खराबी आ गई होगी। खैर, मैंने इस बात को नजरअंदाज करके चाय पीना शुरू किया, लेकिन चाय का स्वाद अजीब लग रहा था। जैसा कि मैंने पहले बताया, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ और बकरी के दूध की चाय कई बार पी चुका हूँ, लेकिन इस चाय का स्वाद अलग ही था। तभी मेरी नजर उस बुढ़े की टपरी के बगल से गुजरने वाले एक रास्ते पर गई। मुझे लगा ये शायद कोई शॉर्टकट होगा। मैंने उस आदमी से पूछा, ये रास्ता कहाँ जाता है? उसने एक अजीब मुस्कान के साथ कहा, जहाँ जाना चाहते हो, ये रास्ता तुम्हें वहीं पहुंचा देगा। मैंने चौंक कर पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मुझे कहाँ जाना है? वह चुपचाप सिर झुकाकर बैठ गया। मैंने फिर पूछा,
अच्छा ये बताओ, इस रास्ते से मुंबई जाने पर दूरी कितनी कम पड़ेगी? उसने सिर नीचे किए हुए धीरे से कहा, 100 किलोमीटर। मैं कुछ और पूछने ही वाला था कि वह अचानक कांपने लगा। उसका एक हाथ असामान्य तरीके से हिल रहा था। मुझे घबराहट हुई और मैंने पूछा, तुम ठीक तो हो? उसने मेरी तरफ घूर कर कहा, तुम्हारा काम खत्म हो गया है, अब यहाँ से जा सकते हो। मुझे उसकी बातें अजीब लगी, लेकिन मैंने ज्यादा सोचना ठीक नहीं समझा और ट्रक में बैठकर वहां से निकल गया। हालांकि ट्रक में बैठने के बाद भी मेरी नजर बार बार उस आदमी और शॉर्टकट की ओर जा रही थी। आखिरकार मैंने शॉर्टकट वाला रास्ता पकड़ लिया। रास्ता सुनसान था और चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। घड़ी में रात के 8 बज रहे थे। तभी मुझे याद आया कि मैंने चाय के पैसे दिए ही नहीं। खैर, मैंने इसे भी नजरअंदाज कर दिया, लेकिन रास्ते की हरियाली गायब थी। जहां हाईवे के दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे, इस रास्ते पर पेड़ सूखे और डरावने लग रहे थे। मैंने सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है, पर फिर अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। रास्ते में स्पीड ब्रेकर इतने ज्यादा थे कि लग रहा था मैं कभी समय पर मुंबई नहीं पहुंच पाऊंगा। ट्रक चलाते वक्त महसूस हुआ कि उसे ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है, जैसे कोई भारी सामान लदा हो। ये बात मुझे और परेशान कर रही थी। आगे बढ़ते हुए मुझे सड़क के किनारे एक औरत दिखाई दी, जो सर पर लकड़ियों का गट्ठर लिए चल रही थी। मैंने घड़ी देखी, रात के 11 बज चुके थे। इतनी रात में लकड़ियां लेकर कहां जा रही हैं? मैंने सोचा। ट्रक को रोककर मैंने हेडलाइट उस पर डाली। वह औरत जवान और खूबसूरत दिख रही थी, लेकिन उसने घूंघट ओढ़ रखा था। मेरे ट्रक के रुकते ही वह भी रुक गई। मैं उस औरत से रास्ता पूछने के लिए ट्रक से नीचे उतरा। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, उसने अचानक अपने लकड़ियों के गट्ठर से एक दांतली निकाली और मेरी ओर बढ़ाई। ये देख मैं डर के मारे कांपने लगा। मैंने घबरा कर कहा, डरने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ रास्ता भटक गया हूँ, आपसे बस रास्ता पूछने आया हूँ। उसने मेरी बात सुनी और दांतली नीचे कर ली, लेकिन जब उसने अपना घूंघट उठाया तो मैं ठिठक गया। वह बेहद खूबसूरत थी, लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसकी भारी मर्दाना आवाज ने मुझे झकझोर दिया। मैंने खुद को संभालते हुए पूछा, आप इतनी रात को लकड़ियां लेकर कहाँ जा रही हैं? उसने जवाब दिया, लॉकडाउन में दिन में बाहर जाना मुश्किल है, इसलिए रात को लकड़ियां लेने आती हूँ। मुझे उसकी बात सही लगी, लेकिन तभी मेरा ट्रक अचानक बंद हो गया। ट्रक की हेडलाइट बुझते ही चारों तरफ अंधेरा छा गया। जब मैंने दोबारा उस औरत की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए। हेडलाइट की रोशनी में वह जितनी खूबसूरत लग रही थी, अंधेरे में वह उतनी ही डरावनी दिखने लगी। उसका चेहरा एक तरफ से जला हुआ था, होंठ काले और फटे हुए थे। उसकी मुस्कान से खून की बूंदें टपक रही थीं और वह मुझे अजीब तरीके से घूर रही थी। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसके कदमों के साथ मेरी दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। उसकी हंसी और खून टपकते होठों को देखकर मैं समझ चुका था कि अब बचना मुश्किल है। अचानक उसने लकड़ियों का गट्ठर जमीन पर फेंका। मैंने जब उस गट्ठर की ओर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह लकड़ियों का गट्ठर नहीं था, बल्कि इंसानों की हड्डियों का ढेर था। अब मुझे यकीन हो गया कि यह औरत इंसानों को मारकर उनकी हड्डियों का गट्ठर बना रही है। मेरी घबराहट और बढ़ गई। तभी अंधेरे में से एक आदमी आता दिखा। उसे देखकर मेरी जान में जान आई। मैंने सोचा, शायद वह मुझे इस डरावनी औरत से बचा लेगा, लेकिन जैसे ही वह आदमी मेरे पास आया, उसकी शक्ल देखकर मेरी बचने की उम्मीद खत्म हो गई, क्योंकि यह वही बुढ़ा आदमी था जिसने मुझे टपरी पर चाय पिलाई थी। उसने मुझसे कहा, क्यों ड्राइवर बाबू, बिना पैसे दिए ही चले आए? चाय के पैसे कौन देगा? मैंने उससे कहना चाहा, ले लो जो भी पैसे चाहिए, लेकिन मुझे छोड़ दो। लेकिन मेरी आवाज बिल्कुल नहीं निकल रही थी। तभी उस चुड़ैल औरत ने मेरे सीने पर एक जोरदार लात मारी और मैं सड़क पर गिर पड़ा। मुझे यह समझ में आ चुका था कि यह लोग मुझे जान से मार डालेंगे। मैं अभी उठने ही वाला था कि वह औरत अचानक से मेरे ऊपर कूद पड़ी और अपने हाथ में दांतली लेकर मुझे मारने की धमकी देने लगी। लेकिन जैसे ही वह दांतली से मुझे वार करने वाली थी, तभी मेरा फोन बजने लगा। उसकी आवाज सुनकर वह औरत चिल्लाने लगी और अपने दोनों कानों को दबाने लगी, जैसे उसे फोन की आवाज बहुत कष्ट दे रही हो। फिर मुझे याद आया कि मैंने फोन की घंटी में हनुमान चालीसा लगा रखी थी। जब फोन की घंटी की आवाज सुनकर वह औरत चहकने लगी, तो मैंने सोचा कि अगर मैंने फोन उठाया और घंटी बंद हो गई तो वह फिर मुझ पर हमला कर सकती है।
इसलिए मैंने फोन नहीं उठाया। फिर कुछ देर बाद फोन की घंटी बंद हो गई और वह चुड़ैल फिर से मुझ पर हमला करने वाली थी। लेकिन तभी फोन फिर से बजने लगा और हनुमान चालीसा की आवाज गूंजने लगी। उसके साथ ही मेरा ट्रक अपने आप चालू हो गया और ट्रक की हेडलाइट जल गई, जिससे चारों ओर रोशनी फैल गई। वो चुड़ैल और बुढ़ा गायब हो गए, लेकिन फिर भी फोन में हनुमान चालीसा बजता रहा। अब मुझे यह समझ आ चुका था कि अगर मुझे इन दोनों के चंगुल से बचना है तो हनुमान चालीसा ही मेरा सहारा है। मैंने पूरी ताकत लगाकर ट्रक के केबिन में चढ़कर म्यूजिक सिस्टम पर हनुमान चालीसा जोर से चला दिया और ट्रक को फुल स्पीड में दौड़ा दिया। जैसे जैसे हनुमान चालीसा की आवाज आ रही थी, मुझे पीछे से चीखने की आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई मुझसे कुछ छूट गया हो। लेकिन मैंने उन आवाजों को नजरअंदाज किया और ट्रक चलाता रहा। अब मुझे यह जानने की इच्छा हुई कि आखिर किसके फोन की वजह से मेरी जान बची। मैंने ट्रक को रोककर फोन चेक किया और देखा कि यह फोन मेरी पत्नी ने किया था। मुझे समझ में आ गया कि वह मुझे बार बार फोन कर रही थी क्योंकि मेरी बेटी मुझसे बात करना चाहती थी। मेरी पत्नी ने कहा, आपकी बेटी बार बार आपसे बात करने की जिद कर रही थी और कह रही थी कि मुझे अभी पापा से बात कराओ, लेकिन आप हो कि फोन उठाते ही नहीं थे। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि मेरी बेटी की मासूमियत ने मेरी जान बचाई थी। दरअसल मैं आपको बताना भूल गया था कि कुछ साल पहले ही मेरी शादी हुई थी और मेरी एक 9 साल की बेटी है। उस दिन जब मुझे एहसास हुआ कि मेरी बेटी की वजह से मेरी जान बच गई, तो मैंने सोचा कि अगर वह मुझसे बात करने की जिद न करती और बार बार फोन न करती तो आज मैं मर चुका होता। उस दिन के बाद से जब भी मैं माल की डिलीवरी के लिए ट्रक लेकर कहीं बाहर जाता हूँ और मेरी बेटी का फोन आता है, तो मैं काम छोड़कर पहले अपनी बेटी से बात करता हूँ। आखिरकार यह जीवन दान मुझे मेरी बेटी की वजह से ही मिला है। इसके साथ ही उस दिन के बाद मैंने शॉर्टकट रास्तों को अपनाना छोड़ दिया। लेकिन जब मैंने उस शॉर्टकट रास्ते और उस चाय की टपरी की बात अपने साथ वाले ड्राइवरों से की, तो उन्होंने मुझे बताया कि कुछ साल पहले उस बाप और बेटी ने उसी चाय की टपरी को चलाया था। लेकिन एक दिन शायद कोई शराब पीकर ट्रक चला रहा था और उसने उनकी टपरी को टक्कर मार दी। उस टक्कर में वह बाप और बेटी दोनों मारे गए। तभी से वह बाप और बेटी ट्रक ड्राइवरों को रोककर वहां चाय पिलाते हैं और उसी शॉर्टकट रास्ते पर जाने के लिए उन्हें गुमराह करते हैं ताकि अपनी मौत का बदला ले सकें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई डरावनी कहानी के साथ।